एवरीवन, सो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12th का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। ओके, तो सबसे पहले हमें चैप्टर पढ़ना है तो आपको पता होना चाहिए कि प्रिंसिपल का मीनिंग क्या होता है। ठीक है, तो लिख लीजिए फटाफट से। प्रिंसिपल्स आर दी statement which reflects fundamental truth about some phenomena based on cause and effect relationship। ओके, तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा बच्चों कि प्रिंसिपल्स क्या होती हैं। प्रिंसिपल्स एक स्टेटमेंट होती हैं। क्या होती हैं? एक स्टेटमेंट जो किसी चीज़, किसी फिनोमिना के बारे में हमें क्या बताती है? ट्रुथ। और वो ट्रुथ ऐसे ही नहीं आपका मन की और वो सच्चाई बन गई, नहीं, वो ट्रुथ होने का कुछ कॉज होता है, उसका क्या होता है? इफेक्ट होता है। मतलब प्रिंसिपल क्या है? एक स्टेटमेंट जो किसी चीज़ के बारे में हमें क्या बताती हैं? ट्रुथ, जो कि किस पे बेस्ड होता है? कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप पे। तो प्रिंसिपल क्या है? स्टेटमेंट जो क्या बताती हैं हमें किसी फिनोमिना के बारे में? ट्रुथ। किसके बारे में ट्रुथ बताती हैं? अबाउट सम फिनोमिना, जो कि किस पे बेस्ड होता है? बेस्ड ऑन कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? जैसे कि मैं अगर पेन को छोड़ दूँ, मेरे हाथ में पेन है, मैं उसे छोड़ दूँ तो क्या होगा? पेन फॉल्स डाउन, वो नीचे गिरेगा। इसके पीछे क्या रीज़न है? ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या है? बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। तो पेन फॉल डाउन, ये जो गिरा पेन नीचे, इसका कॉज क्या है? इसका कॉज है ग्रेविटेशनल फोर्स। और ग्रेविटेशनल फोर्स का बच्चों इफेक्ट क्या होगा? ड्यू टू दिस इफेक्ट जो भी चीज़ आप छोड़ोगे, एवरीथिंग विल फॉल्स डाउन, वो नीचे की तरफ गिरेगी। तो ये जो प्रिंसिपल है ये हमें किसी चीज़ के बारे में क्या बताती है? ट्रुथ। वो ट्रुथ किस पे बेस्ड होता है? कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप। किस पे बेस्ड होता है? कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप पे। ये छोटा सा एग्जाम्पल था बस समझाने के लिए। आगे आएंगे फटाफट से। अब इस चैप्टर का नाम है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। अभी हमने सिर्फ मीनिंग देखा प्रिंसिपल का, अब हम देखेंगे कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है। ठीक है, तो आ जाइए फटाफट से। लिख लीजिए प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। फटाफट से लिखिएगा। आर द जनरल guidelines for decision making and behavior of managers। ठीक है, तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या होती हैं? दीज आर जनरल गाइडलाइंस। क्या होती हैं? जनरल गाइडलाइंस। क्या लेने में हेल्प करती हैं? हमें डिसीजन लेने में। और किस चीज़ के लिए हम मतलब बनाई गई हैं? ताकि हम मैनेजर के बिहेवियर को क्या कर पाएँ बच्चों? जज कर पाएँ। तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या है? जनरल गाइडलाइंस। किस लिए? फॉर डिसीजन मेकिंग और मैनेजर के बिहेवियर के लिए, कि उनको किस मैनर में बिहेव करना चाहिए। ठीक है, इज इट क्लियर? तो इस चैप्टर के अंदर एक टेबुलर फॉर्म बनाएंगे आप फटाफट से। ठीक है, यहाँ पे आप लिखिएगा, जैसे जैसे मैं लिख रही हूँ फटाफट लिखते जाइएगा। यहाँ पे आप लिखिएगा मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स, और यहाँ पे लिखिएगा प्योर साइंस प्रिंसिपल्स, प्योर साइंस प्रिंसिपल्स। ठीक है,
मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स क्या होती हैं? दे आर फ्लेक्सिबल इन नेचर, आप उसको चेंज कर सकते हो अकॉर्डिंग टू दी सिचुएशन, एंड दे आर रिजिड इन नेचर, दे आर रिजिड इन नेचर। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स क्या होती हैं बच्चों? दे आर फ्लेक्सिबल, एंड प्योर साइंस प्रिंसिपल क्या होती हैं? दे आर रिजिड इन नेचर। नेचर में क्या होती हैं? रिजिड होती है, मतलब कि कैन बी चेंज्ड अकॉर्डिंग टू दी चेंजिंग environment and are rigid, cannot be changed, they are static. Is it clear? यहाँ तक पहले फटाफट से नोट कर लीजिएगा। मैंने इस चैप्टर में अभी तक आपको क्या बताया? प्रिंसिपल का मीनिंग, ठीक है। उसके बाद प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का मीनिंग बताया सेकेंड टर्म में मैंने आपको। थर्ड मैंने एक डिफरेंस बताया है छोटा सा, फटाफट से नोट कीजिएगा। पूछ सकते हैं कि जो प्योर साइंस प्रिंसिपल्स हैं आर दे रिजिड और फ्लेक्सिबल, तो आपको आंसर देना है तो प्योर साइंस प्रिंसिपल्स आर रिजिड वेयर एज मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर फ्लेक्सिबल इन नेचर। फटाफट से नोट कीजिए। आगे आ जाइए फटाफट से, एक हेडिंग और डाल लीजिए। प्रिंसिपल और टेक्निक की अगर हम बात करें, प्रिंसिपल्स और टेक्निक की अगर हम बात करते हैं तो प्रिंसिपल्स तो आपको पता ही है क्या होता है, दीज आर द जनरल गाइडलाइन। टेक्निक्स आर द मेथड्स और प्रोसीजर्स, ठीक है, जो हमें मतलब बताते हैं काम को करने का तरीका, और वो प्रोसीजर्स, टेक्निक क्या होते हैं? वो मेथड होते हैं, वो प्रोसीजर होते हैं विच इंक्लूड सीरीज ऑफ स्टेप्स, ठीक है। तो टेक्निक का आपसे 1 मार्क में मीनिंग पूछ सकता है, तो लिख लीजिए यहाँ पे कि टेक्निक्स आर मेथड्स एंड procedures which involves series of steps to be accomplished, series of steps to be accomplished, okay। यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? तो इस चैप्टर के अंदर बच्चों हमें पढ़ना है 2 लोग के बारे में जिन्होंने अपने अपने प्रिंसिपल्स दी, ठीक है। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो 2 लोग आए, इन्होंने अपनी अपनी क्या दी? प्रिंसिपल्स दी। फियोल ने दी प्रिंसिपल्स 14, एफ से फियोल, एफ से 14 प्रिंसिपल्स इन्होंने डेवलप की थी। एक पर्सन थे टेलर, इन्होंने 4 प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट डेवलप की थी, 4 प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। और प्रिंसिपल्स ऑफ इन्होंने कौन सी डेवलप की थी? प्रिंसिपल्स ऑफ जनरल मैनेजमेंट, ठीक है। तो इनकी क्या थी? 14 प्रिंसिपल्स थी, इनकी 4 प्रिंसिपल्स थी और 8 टेक्निक्स थी। तो इस चैप्टर में यही हमें डिटेल में पढ़ना है। तो जैसे कि आपको पता है कि अभी आप लोग 12th में हैं, आप नहीं कर रहे हैं, तो आपकी जो इनकम का सोर्स है वो डैड है, ठीक है। तो फ्योल की 14 प्रिंसिपल बच्चों यही हैं। आई यूज़, किसका सोर्स यूज़ करते हैं आप? डैड का सोर्स। आपकी इनकम का सोर्स कौन है? डैड। तो आई यूज़ डैड सोर्सेज। ये 14 क्या हैं? आपकी प्रिंसिपल्स हैं जो किसने दी थी? फ्योल ने दी थी। तो मैं इनको पढ़ाना शुरू कर रही हूँ, ठीक है। और जो जो पढ़ते जाएंगे आप उनके आगे नाम लिखते जाना, ठीक है। जैसे मैं डी से पढ़ा रही हूँ, डिवीजन ऑफ वर्क, तो डी के आगे लिख देना डिवीजन ऑफ वर्क।
क्या ये प्रोसेस है? नहीं। तो क्या ये सीक्वेंस में चलेगा? नहीं। आप इन्हें ऊपर नीचे पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पहली प्रिंसिपल से। पहली नहीं मतलब आइए, डिवीजन ऑफ वर्क। डिवीजन ऑफ वर्क क्या होता है बच्चों? डिवीजन ऑफ वर्क, जब आप कोई प्रिंसिपल लिखेंगे तो आप हमेशा लिखेंगे अकॉर्डिंग टू फ्योल या अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल। ठीक है, अगर आप फ्योल के प्रिंसिपल बता रहे हैं तो आप स्पेसिफिकली मेंशन करेंगे कि हमने नहीं कहा अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल या फिर अकॉर्डिंग टू फ्योल। तो डिवीजन ऑफ वर्क में आपको लिखना है अकॉर्डिंग टू फ्योल, ऐसे करके शुरू कीजिएगा, या फिर आप लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, फिर शुरुआत करना। ठीक है, तो देखिए पहले मैं समझा देती हूँ। डिवीजन ऑफ वर्क में फ्योल ने कहा कि कंपनी का जो होल टास्क होता है, कंपनी का सारा काम एक इंसान इंडिविजुअल अकेले तो नहीं कर सकता, एक इंडिविजुअल सारा काम अकेले तो नहीं कर सकता। तो उन्होंने कहा जो ये सारा काम है ना, इसको बांट दो, इसको क्या कर दो? बांट दो, डिवाइड कर दो। किसमें कर दो? छोटी छोटी यूनिट्स में। किसमें कर दो? स्मॉल यूनिट्स में, जैसे कि ए बी सी डी। ये काम हमने क्या कर दिया? डिवाइड। अब उन्होंने कहा ईच यूनिट को हम बोलेंगे जॉब, ईच यूनिट विल बी नोन एज जॉब। एक जॉब, दूसरी जॉब, सी जॉब, डी जॉब। ठीक है, अब उन्होंने कहा ये जो जॉब है हम किसको असाइन करेंगे? दीज जॉब मस्ट बी असाइन, किसको असाइन की जाएगी? असाइन टू इंडिविजुअल। अब ऐसे किसी को भी कोई सी भी जॉब दे देंगे आप? नहीं। तो जो भी आप किसी भी पर्सन को जॉब देंगे वो किस पे बेस्ड होगी? बेस्ड ऑन देयर, किस पे बेस्ड होगी? क्वालिफिकेशन, उनकी कैपेबिलिटीज, और उनकी एक्सपीरियंस पे बेस्ड होगा। ठीक है, अब जब आपने एक पर्सन को जॉब दे दी, अब वो रोज रोज अगेन एंड अगेन उस काम को करेगा, तो उसके अंदर क्या आएगी? क्या आएगी? स्पेशलाइजेशन। क्या आएगी उसके अंदर? स्पेशलाइजेशन। अब जब कोई पर्सन स्पेशलाइज्ड होगा किसी काम में तो बिना वेस्टेज के काम करेगा, और बिना वेस्टेज के काम करने को क्या बोलते हैं? इम्प्रूव्स एफिशिएंसी। उसकी जो एफिशिएंसी है वो क्या होगी? इम्प्रूव। तो ये मैंने आपको समझाया। क्या समझाया? पहले हिंदी में बता रही हूँ, फिर मैं लिख के दिखाऊंगी। डिवीजन ऑफ वर्क में फियोल ने कहा कि सारे टास्क को, सारा जो काम है उसको किस में डिवाइड कर दो? छोटी छोटी यूनिट्स, ए बी सी डी, छोटी छोटी यूनिट में। ईच यूनिट को आप क्या बोलोगे? जॉब। ये जॉब आपको किसको देनी है? इंडिविजुअल को। किस बेसिस पे? उनकी क्वालिफिकेशन, उनकी कैपेबिलिटीज और उनके एक्सपीरियंस के बेसिस पे। और जब एक पर्सन अपनी जॉब को अगेन एंड अगेन परफॉर्म करेगा तो उसके अंदर स्पेशलाइजेशन आएगी और उसकी एफिशिएंसी इंप्रूव होगी। तब आप इसे लिखेंगे कैसे? देख लीजिए, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, अकॉर्डिंग टू, यहाँ से शुरू करते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल फ्योल इंसिस्ट दैट होल टास्क मस्ट बी divided into small units. ठीक है, each unit will be known as job. These job must be assigned to, किसको assign करनी है? Assigned to individual, on the basis of their qualification, experience and capabilities. And if a person performs a job
again and again. This will lead to specialization and improves in efficiency. देखो अब हम इतना सारा लिख पा रहे हैं, क्यों लिख पा रहे हैं? क्योंकि हमें पूरा ये पता है इसका मीनिंग। तो इसी को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया? वर्ड्स में। तो ये हमने पूरी डिवीजन ऑफ वर्क अच्छे से समझा दी। आप एग्जाम्पल भी देना चाहते हैं कि तो दे सकते हैं कि फर्नीचर बनाने वाला एक अलग पर्सन है, मान लीजिए पॉलिश करने वाला अलग पर्सन है, ठीक है, डिज़ाइन डालने वाला अलग पर्सन है। तो अगर आप काम को क्या कर देते हैं? डिवाइड कर देते हैं, और अब एक पर्सन उस काम को दोबारा करेगा, तो इसके अंदर क्या आएगी? स्पेशलाइजेशन। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? तो यहाँ पे आपने डी से कौन सी प्रिंसिपल पढ़ी? डिवीजन ऑफ वर्क। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रिंसिपल पढ़ते हैं। हेडिंग डाल लो अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। हेडिंग डाल लो सेकंड अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो क्या है इसका मीनिंग? देखते हैं। पहले तो मीनिंग बता देंगे। अथॉरिटी का मीनिंग क्या होता है? अथॉरिटी मीन्स, इट मीन्स पावर टू टेक डिसीजन। अथॉरिटी मीन्स पावर टू टेक डिसीजन। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मीनिंग बता दीजिए। रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट मीन्स obligation to perform the assigned job. Is it clear? तो टेलर ने कहा अगर आप किसी को एक्सेस अथॉरिटी दे देते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी कम। पहली सिचुएशन उन्होंने क्या बताई? किसी को आपने एक्सेस अथॉरिटी दे दी, रिस्पॉन्सिबिलिटी कम दी, तो इससे क्या होगा? वो अपनी अथॉरिटी का क्या कर सकता है? मिसयूज। तो यहाँ पे क्या होगा? मिसयूज ऑफ अथॉरिटी होगा। ये थी पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन उन्होंने कहा अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा दे देते हैं, अथॉरिटी कम देते हैं, तो पर्सन क्या हो जाएगा? आपका ओवर बर्डनड हो जाएगा। तो उन्होंने कहा अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी हमेशा क्या होनी चाहिए? इक्वल। और यही क्या है? आइडियल कंडीशन होती है। यही क्या होती है? आइडियल कंडीशन, कि अथॉरिटी ऑलवेज इक्वल टू रिस्पॉन्सिबिलिटी। इज इट क्लियर? अब एक एग्जाम्पल देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये एक पर्सन है ए, जो कि कौन है? मैनेजर है। बी को इसने, बी कौन है? मान लो सबऑर्डिनेट है। इन्होंने बी को काम करने की क्या दे दी? रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी। पर इन्होंने बी को नेसेसरी अथॉरिटी नहीं दी। अथॉरिटी नहीं दी। तो इस केस में हु इज लायबल? कौन लायबल होगा इस केस में? इन दिस केस ए, जो कि कौन है? मैनेजर है, इज लायबल, क्योंकि उसने नेसेसरी अथॉरिटी उसको असाइन नहीं की है। ठीक है, तो यहाँ पे ए जो है वो बी को पनिश नहीं कर सकता। एक मैनेजर अपने सबऑर्डिनेट को तभी पनिश कर सकता है जब वो अपनी मर्जी से, अपनी विलिंगनेस से कोई काम नहीं कर रहा, कि भाई मैनेजर ने उसे अथॉरिटी भी दे दी, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दे दी, लेकिन फिर भी वो काम नहीं कर रहा, तब देन ओनली अ पर्सन, अ मैनेजर कैन पनिश हिज सबऑर्डिनेट, अदरवाइज ही कैन नॉट। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन आता है, तो ये लाइन जरूर लिख लीजिएगा। अ मैनेजर कैन punish his subordinate for willfully not obeying
अ लेजिटिमेट ऑर्डर। अगर वो अपनी मर्जी से किसी ऑर्डर को नहीं कर रहा, ओबे नहीं कर रहा, देन ओनली अ मैनेजर कैन पनिश, अदरवाइज नहीं वो उसको पनिश कर सकता। ठीक है, समझ आया? नेक्स्ट प्रिंसिपल लिख लीजिए, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन क्या होता है? यूनिटी ऑफ डायरेक्शन मतलब सब एक ही तरफ चल रहे हैं। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन मीन्स वन हेड वन प्लान, और यू कैन से वन यूनिट वन प्लान। मतलब वन हेड से तो इधर देखिएगा, वन हेड वन प्लान, वन हेड वन प्लान, सबके सामने एक ही प्लान होना चाहिए। कौन सा प्लान? अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल। अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल। और अगर हम यूनिट की बात करें तो यूनिट से यहाँ पे क्या मतलब है? यूनिट से मतलब है कितने ही यूनिट्स क्यों ना बन जाएं, कितने ही डिपार्टमेंट क्यों ना बन जाएं, प्रोडक्शन, सेल्स, मार्केटिंग, फाइनेंस, कितने ही डिपार्टमेंट और क्यों ना ऐड हो जाएं, ठीक है, सबका गोल एक ही डायरेक्शन में होना चाहिए। कौन सा डायरेक्शन में? टुवर्ड्स दी अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल। ठीक है, अब जब सब लोग एक ही डायरेक्शन में चलेंगे तो क्या आएगी उनके अंदर? यूनिटी आएगी, कोऑर्डिनेशन आएगा। ठीक है, जब सब एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, कंपनी का गोल अचीव करेंगे तो क्या होगा? अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल। जब सब लोग एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं तो रिसोर्स की वेस्टेज भी नहीं होगी, इम्प्रूव्स एफिशिएंसी। तो ये सारे इसके पॉजिटिव पॉइंट्स हैं। नेगेटिव बनाने के लिए इनको उल्टा कर दो, नो यूनिटी, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, फर्म विल नॉट बी एबल टू अचीव द गोल, रिड्यूसेस एफिशिएंसी या वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज, ये सारे। ठीक है, तो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन मतलब मैंने दोनों मीनिंग समझा दिए, वन हेड वन प्लान, वन हेड वन प्लान, सबके सामने एक ही प्लान होना चाहिए, दैट इज अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल। और व्हाट डू यू मीन बाय यूनिट हियर? वन यूनिट हियर मीन्स कितनी भी यूनिट क्यों ना आ जाए, सबका गोल एक ही डायरेक्शन में होगा, दैट इज टुवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लो, ए से कौन सी पढ़ ली हमने? अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी पढ़ ली। ठीक है, और यू से हमने कौन सी पढ़ ली? यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। इज इट क्लियर? तीन प्रिंसिपल हम पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट आ जाइए, फोर्थ प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी, इक्विटी क्या होता है? इक्विटी मतलब होता है, इक्विटी मीन्स जस्ट काइंड एंड फेयर ट्रीटमेंट, जस्ट काइंड एंड फेयर ट्रीटमेंट। इक्विटी मीन्स जस्ट काइंडनेस के साथ सबको ट्रीट करना है, फेयरनेस के साथ, फेयर ट्रीटमेंट टू ऑल। किसी भी बेसिस पे देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन, किसी भी बेसिस पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए ऑन एनी बेसिस। जस्ट बिकॉज दो एम्प्लॉय हैं ए और बी, दोनों सेम काम कर रहे हैं, सेम वर्क है, सेम दोनों के वर्किंग आवर्स हैं, बट जस्ट बिकॉज बी इज माई रिलेटिव, तो जो मैनेजर है वो इसको 12,000 सैलरी दे रहा है और इसको कितनी सैलरी दे रहा है? 10,000। तो ये क्या हुआ? दिस इज प्योरली डिस्क्रिमिनेशन।
तो इक्विटी इस बात को कहती है कि आपको बिल्कुल भी डिस्क्रिमिनेट नहीं करना है किसी भी बेसिस पे, ठीक है। जस्टिस, काइंडनेस और फेयरनेस के साथ सबको ट्रीट करना है, एंड देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन एनी बेसिस। इज इट क्लियर? तो हमने ई से कौन सी प्रिंसिपल पढ़ी? फोर्थ, हमने पढ़ी इक्विटी, ठीक है। आ जाइए नेक्स्ट, स्केलर चेन पढ़ते हैं, एस सी। फिफ्थ इज स्केलर चेन। क्या होती है स्केलर चेन? स्केलर चेन it means official line of command from superior to subordinate. Official line of command from superior to subordinate. For example, ये है A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K। अगर मान लो E को कोई बात पहुंचानी है G तक, तो E to D, D to C, C to B, B to A, A to G, ऐसे आपकी बात जाएगी, ठीक है। बट अगर कोई इमरजेंसी है, इन केस ऑफ इमरजेंसी, डी मतलब डी को कोई बात करनी है मान लो आई से, तो डी डायरेक्टली कैन कम्युनिकेट विद आई, एंड दिस शॉर्टकट इज नोन एज गैंगप्लैंक। इस शॉर्टकट को हम क्या बोलते हैं? गैंगप्लैंक। और ये जो शॉर्टकट होता है ये सेम लेवल पर ही बनेगा। मान लो अगर डी को बात करनी है एच से, इमरजेंसी भी है तो भी वो ऐसे बात नहीं करेगा, डी टू सी, देन सी विल कन्वे हिज मैसेज टू एच। तो ये जो गैंगप्लैंक बनेगा ये सेम लेवल पर ही बनेगा, नंबर वन। बट अगर अ सीईओ, ए मान लीजिए कौन है? सीईओ है, बट अगर अ सीईओ wants to communicate with a worker, then he can in case of emergency. But in case of an emergency, a CEO can directly communicate with the वर्कर्स, ठीक है। अब क्वेश्चन पूछते हैं, व्हाई डिड Fayol introduced the concept of गैंगप्लैंक? तो फियोल ने गैंगप्लैंक का कॉन्सेप्ट क्यों इंट्रोड्यूस किया? तो आंसर क्या होगा? टू अवॉइड डिले इन कम्युनिकेशन, टू अवॉइड डिले इन कम्युनिकेशन, ब्रैकेट में लिख देती हूँ, इन केस ऑफ एन इमरजेंसी। इज इट क्लियर? यहाँ तक कोई डाउट है? तो हमने जो ये फोर्थ प्रिंसिपल थी वो भी पढ़ ली, जिसका नाम क्या? फिफ्थ प्रिंसिपल, स्केलर चेन। तो यहाँ पे लिख देते हैं, एस से हमने कौन सी पढ़ ली? स्केलर चेन। तो 1 2 3 4 5 प्रिंसिपल्स हम पढ़ चुके, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। सिक्स्थ प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर।
ऑर्डर यहाँ पे कमांड मतलब नहीं है. ऑर्डर here does not mean command. Order here means that there must be a fixed place for एवरीथिंग. हर चीज़ की एक फिक्स प्लेस होनी चाहिए, चाहे वो मैन हो, मटेरियल हो या कोई भी थिंग हो. और यू कैन से ऑर्डर मीन्स ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ मैन, मटेरियल और थिंग, ताकि जब आपको उसकी क्या हो, जब आपको किसी भी चीज़ की क्या हो, नीड हो, तो ढूंढने में आपका टाइम और एनर्जी वेस्ट ना हो. इज इट क्लियर? ऑर्डरली कहते हैं हर चीज़ की क्या होनी चाहिए, एक फिक्स्ड प्लेस होनी चाहिए. अगर आपको पता है कि कोई बुक लेनी है तो आपको पता होना चाहिए आपको कहाँ जाना चाहिए, लाइब्रेरी में. अगर आपको किसी टीचर से मिलना है तो यू मस्ट नो आपको वो कहाँ मिलेगी, स्टाफ रूम में. ऐसे अगर हम कंपनी की बात करें तो पर्सन की एक क्या होनी चाहिए, फिक्स प्लेस होनी चाहिए, ताकि अगर हमें कोई उससे बात करनी है तो हमें ढूंढने में उसको हमारी टाइम एनर्जी वेस्ट ना हो और सही टाइम पे सही पर्सन से हम कॉन्टेक्ट कर सकें. इज इट क्लियर? तो ये थी हमारी 6 प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर. यहाँ तक कोई डाउट है तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं फटाफट से. ओ से हमने कौन सी पढ़ ली, ऑर्डर. ठीक है, नेक्स्ट है यू से पढ़ते हैं यूनिटी ऑफ कमांड. हेडिंग डालिए 7 प्रिंसिपल. यूनिटी ऑफ कमांड, यहाँ पे कमांड मीन्स वही है ऑर्डर देना. यूनिटी ऑफ कमांड इंसिस्ट दैट देयर मस्ट बी ओनली या देयर शुड बी ओनली वन बॉस फॉर एवरी सबऑर्डिनेट. उन्होंने कहा एक ही बॉस होना चाहिए. एक ही क्या होना चाहिए, बॉस. देखते हैं उन्होंने ऐसा क्यों कहा. देखिए, ये सारे मान लीजिए बॉसेस हैं, ठीक है. ये मिलके किसको ऑर्डर दे रहे हैं, एक वर्कर को. ये है ए बॉस, बी सी डी, ये मिलके किसको ऑर्डर दे रहे हैं, मान लीजिए वर्कर को. तो क्या होगा, ये ओवरबर्डन हो जाएगा. क्या हो जाएगा, ये ओवर बर्डन्ड. और क्या होगा, नॉट एबल टू अचीव गोल. और वेस्टेज होगी रिसोर्स की, वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज. अब मान लो इसने ए का काम कर लिया, बी का काम नहीं किया, तो इनकी ईगो हर्ट हो जाएगी. बी की तो ईगो हर्ट हो जाएगी कि भाई इसने इसका काम कर लिया, मेरा काम नहीं किया. तो ईगो क्लैश किसके बीच में, अमंग सुपीरियर्स. और क्या होगा, जो आप लोग करते हो, इसको कहोगे हम इसके काम में बिजी थे, इसको कहोगे हम इसके काम में बिजी थे, इसको कहोगे हम इसके काम में बिजी थे. ऐसे एक्सक्यूजेस दे के अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागोगे. करते हैं ना कई बच्चे स्कूल में. तो गेट रिड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी बाय मेकिंग एक्सक्यूजेस. तो ये सारे हमने इसके ड्रॉबैक्स देखे. किसके ड्रॉबैक्स, जब एक से ज़्यादा आपको बॉस ऑर्डर दे रहे हैं. तो फ्योल ने कहा, फिर फ्योल ने प्रिंसिपल डेवलप की यूनिटी ऑफ कमांड. उन्होंने कहा कि भाई देयर शुड बी ओनली वन बॉस फॉर एवरी सबऑर्डिनेट. ओके, इज इट क्लियर? तो एक ही बॉस होना चाहिए. अगर एक बॉस होगा तो कोई ओवरबर्डन नहीं होगा, टाइम पे गोल अचीव हो जाएंगे. इसी के पॉजिटिव कर देना, वेस्टेज भी नहीं होगी, ईगो क्लैश भी नहीं होगा, आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी फुलफिल कर पाएंगे. ठीक है, तो ये कौन सी प्रिंसिपल है, यूनिटी ऑफ कमांड. ठीक है, नेक्स्ट प्रिंसिपल है हमारी 8th प्रिंसिपल,
एस्पेरेट डी कॉर्प्स, इसका मतलब है आई को हटाओ, वी को लेके आओ। मैं नहीं करना, ग्रुप को लेके चलना है। किसको लेके चलना है? टीम को, क्योंकि टीम की फुल फॉर्म क्या बताई थी मैंने आपको? टुगेदर एवरीवन अचीव्स मोर। ठीक है, जब हम काम करते हैं तो हमें, जब हम एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, ठीक है, तो हमें ग्रुप को साथ में लेके चलना है। मैं नहीं करना है। यहाँ पे एग्जाम्पल था कि 5 लोगों में काम बांटा, ए बी सी डी ई, इन पांचों में काम बांटा गया कि सबको कितनी कितनी यूनिट्स बनानी है, 200 यूनिट्स बनानी है, 200 ईच। ठीक है, हर पर्सन को कितनी बनानी है? 200। अब मान लो ई बीमार पड़ गया, फेल सिक। अब इन चारों में इतनी यूनिटी होनी चाहिए कि वो इसका काम भी अपने में बांट ले। तो दिस इज एस्पिरिट डी कॉर्प्स, जो कहता है आई को हटाओ, वी को लेके आओ। एक लाइन से बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है कि विच प्रिंसिपल मिनिमाइजेस द नीड ऑफ पेनल्टी। इसको एक ऐसे याद रखिएगा कि जब हम ग्रुप में काम करते हैं, मान लो किसी एक ने गलती भी कर दी, तो हम उसको एकदम से मारने पीटने के लिए या पेनल्टी इम्पोज नहीं करते, हम उसको प्यार से समझाना चाहेंगे। अगर जब हम ग्रुप में काम कर रहे हैं, हमारे बीच में इतनी एकता है, हमारे बीच में इतनी यूनिटी है कि अगर एक पर्सन ने गलती कर भी दी तो हम डायरेक्टली उस पर चढ़ नहीं जाएंगे, उस पर पेनल्टी इम्पोज नहीं करेंगे, उसकी पिटाई नहीं करेंगे, नहीं, हम उसको प्यार से समझाएंगे। ठीक है, उसको उसकी गलती बताएंगे, उसके लिए हम उसको करेक्टिव एक्शन भी लेंगे। तो कौन सी प्रिंसिपल पेनल्टी की रिक्वायरमेंट कम करती है? तो आंसर क्या होगा इसका? एस्पिरिट डी कॉर्प्स, क्योंकि ये कहती है कि मिल के काम करो और पेनल्टी की रिक्वायरमेंट को कम करती है। इससे बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट इज 9th प्रिंसिपल, स्टेबिलिटी ऑफ पर्सोनल। स्टेबिलिटी ऑफ पर्सोनल कहता है कि आपको अपने एम्प्लॉय को फ्रीक्वेंट ट्रांसफर और टर्मिनेट नहीं करना है, नहीं करना है। ठीक है, आप उसको इनफ टाइम दो, गिव देम इनफ टाइम टू गेट सेटल, इनफ टाइम टू गेट सेटल। अब मान लो एक पर्सन है ए, आप पहले इसे एक जॉब पे भेजते हो, वो इस जॉब पे मुश्किल से सेटल होता है, आप उसे दूसरी जॉब पे शिफ्ट कर देते हो, फिर आप उसे तीसरी जॉब पे शिफ्ट कर देते हो, फिर आप उसे चौथी जॉब पे। इससे क्या होगा? इस पर्सन की एक तो प्रोडक्टिविटी गिरेगी बिल्कुल, ये फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, इसका मोराल डाउन हो जाएगा और टर्नओवर इसका बढ़ जाएगा, लेबर टर्नओवर बढ़ जाएगा। अगर आप एम्प्लॉय को बार बार एक जॉब से दूसरी जॉब पे ट्रांसफर करेंगे तो वो परेशान होकर कंपनी को छोड़ना चाहेंगे कि भाई हमें इस कंपनी में काम नहीं करना, मैं एक जॉब में तो सेटल हो नहीं पाता, मुझे दूसरी जॉब में भेज देते हैं। तो स्टेबिलिटी ऑफ पर्सोनल कहती है स्टेबल रखो एम्प्लॉय को कुछ टाइम के लिए, गिव देम इनफ टाइम कि वो पहले क्या हो जाए, सेटल हो जाए। ठीक है, आप उनको जॉब सिक्योरिटी भी प्रोवाइड कर सकते हो। जॉब सिक्योरिटी गिव देम फीलिंग ऑफ बिलोंगिंगनेस। ठीक है, इज इट क्लियर? नेक्स्ट प्रिंसिपल, 10th प्रिंसिपल, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट इनटू जनरल इंटरेस्ट। जैसे समझा रही हूँ ऐसे लिख देना पेपर में। देखो, ये इंडिविजुअल है और ये कंपनी है। अगर इंडिविजुअल और कंपनी के इंटरेस्ट सेम डायरेक्शन में, इफ द इंटरेस्ट ऑफ बोथ आर इन सेम डायरेक्शन, so there is no problem.
ठीक है, अगर दोनों के इंटरेस्ट सेम डायरेक्शन में है, सेम डायरेक्शन में तो कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। लेकिन अगर इंडिविजुअल और कंपनी के जो गोल्स हैं ये अलग अलग डायरेक्शन में हैं, तो क्या करेंगे? तो मैनेजर इन दोनों के इंटरेस्ट को रिकंसाइल करने की कोशिश करेगा। तो मैनेजर एक साथ लाने की कोशिश करेगा इन दोनों के इंटरेस्ट को। देन मैनेजर ट्राइज टू रिकंसाइल देयर इंटरेस्ट। और अगर इनके इंटरेस्ट को एक साथ लाना पॉसिबल नहीं है, एंड इफ इट इज नॉट पॉसिबल टू रिकंसाइल, देन अगर दोनों के इंटरेस्ट को एक साथ लाना पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल, तो हम इंडिविजुअल के इंटरेस्ट को सेक्रीफाइस कर देंगे। इंडिविजुअल के इंटरेस्ट को क्या कर देंगे? सेक्रीफाइस। ठीक है, इसका एक एग्जाम्पल देखो, जैसे कि एक पर्सन है ए, ठीक है, सबऑर्डिनेट है मान लो ये, और ये बी है जो कि कौन है? मैनेजर है। अब मैनेजर ने ए को कहा कि 20 मार्च को हमारी मीटिंग होने वाली है। ये तैयार भी था, पर सडनली 20 मार्च को इसकी बहन की शादी फिक्स हो गई, सिस्टर वेडिंग फिक्स हो गई, सिस्टर्स। अब क्या करेंगे? इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग बताइए आप क्या करेंगे? ये जो प्रिंसिपल है, इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग आप क्या करेंगे? कंपनी की मीटिंग कैंसिल कर देंगे या पर्सन को कहेंगे कि शादी में मत जाओ? इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हम इंडिविजुअल के इंटरेस्ट को सेक्रीफाइस करेंगे, क्योंकि एक इंसान के लिए हम कंपनी के गोल, कंपनी को सेक्रीफाइस नहीं करवा सकते। ठीक है, तो यहाँ पे कंपनी के इंटरेस्ट को प्रायोरिटी दी जाएगी। कंपनीज इंटरेस्ट विल गेट प्रायोरिटी, उसको प्रायोरिटी मिलेगी ओवर इंडिविजुअल्स इंटरेस्ट। इज इट क्लियर? यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? कौन सी नंबर की प्रिंसिपल थी हमारी? 10। एक बार नंबर लिख लेते हैं कौन कौन सी हमने पढ़ ली है। तो डी से तो नहीं पढ़ी, एस से हमने पढ़ ली कौन सी? स्टेबिलिटी ऑफ पर्सोनल। यू से पढ़ ली यूनिटी ऑफ कमांड। ई से पढ़ ली एस्पिरिट दी कॉर्प्स। एस से पढ़ ली सबऑर्डिनेशन वाली, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट इनटू जनरल इंटरेस्ट। ठीक है, अब कौन कौन सी रह गई हैं हमारी? डी से डिसिप्लिन, आर से रेम्यूनरेशन, सी से सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। बस यही रह गई हैं। आ जाइए। नेक्स्ट प्रिंसिपल पढ़ते हैं, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। ये 12th नंबर के प्रिंसिपल है, नंबरिंग मिस्टेक हो गई है। सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन मतलब क्या होता है? रिटेंशन ऑफ पावर इन फ्यू हैंड्स। फ्यू हैंड्स हेयर मीन्स जब डिसीजन लेने की पावर सिर्फ किसके पास हो? टॉप लेवल के पास हो, उसको हम क्या बोलते हैं? सेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन मतलब होता है इवनली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अथॉरिटी टू एवरी लेवल।
कंपनी में 3 लेवल होते हैं, टॉप, मिडिल और लोअर। जब डिसीजन लेने की पावर सिर्फ किसके पास हो, टॉप के पास हो, तो वो प्रोसेस क्या होगा, सेंट्रलाइजेशन। जब टॉप लेवल आगे नीचे के 2 लेवल्स में भी पावर बांट देता है तो उस पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डिसेंट्रलाइजेशन। तो फ्योल ने कहा एक कंपनी को ना फुल्ली सेंट्रलाइज होना चाहिए ना फुल्ली डिसेंट्रलाइज, दोनों का क्या होना चाहिए, कॉम्बिनेशन, कि भाई कुछ डिसीजन मेकिंग टॉप के पास होनी चाहिए, बाकी कुछ मिडिल और लोअर के पास भी होनी चाहिए। और इसके अलावा वेरियस फैक्टर्स हैं विच विल डिसाइड कि कब सेंट्रलाइजेशन होना चाहिए, कब डिसेंट्रलाइजेशन। फॉर एग्जांपल अगर कंपनी का साइज छोटा है तो आप क्या कर सकते हो, यू कैन फॉलो द पॉलिसी ऑफ सेंट्रलाइजेशन। अगर बहुत बड़ा साइज है कंपनी आपकी, लार्ज इन साइज है, देन यू कैन कौन सी पॉलिसी आप अडॉप्ट कर सकते हो, देन यू कैन अडॉप्ट डिसेंट्रलाइजेशन पॉलिसी। अगर आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं वो लेस कम्पिटेंट हैं, ठीक है, इनकैपेबल हैं, देन यू कैन चूज सेंट्रलाइजेशन। एंड इफ दे आर कैपेबल, कम्पिटेंट, स्किलफुल, रिसोर्सफुल, देन यू कैन गो विथ डिसेंट्रलाइजेशन। तो देयर आर मेनी क्राइटेरियाज विच विल हेल्प यू टू डिसाइड वेदर यू विल हैव टू चूज डिसेंट्रलाइजेशन पॉलिसी और सेंट्रलाइजेशन पॉलिसी। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? मैं यहाँ पे भी लिख देती हूँ कि अगर आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन स्मॉल इन साइज है मान लीजिए, या फिर आपके जो एम्प्लॉयज है लेस कॉम्पिटेंट हैं, लेस कैपेबल हैं, इनकैपेबल हैं, ठीक है, तो आप कौन सी पॉलिसी चूज कर सकते हैं, देन यू कैन चूज सेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन कब कब चूज कर सकते हैं आप? वैसे तो दोनों का कॉम्बिनेशन आइडियली आपको चूज करना चाहिए, पर यहाँ पे कुछ फैक्टर्स हैं जो ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर में भी आप पढ़ेंगे। अगर आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं वो रिसोर्सफुल हैं, कैपेबल हैं, कॉम्पिटेंट हैं, स्किलफुल हैं, ऑर्गेनाइजेशन आपकी लार्ज इन साइज है, लार्ज इन साइज, जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है वो लार्ज इन साइज है, ठीक है। तो ये सारे कुछ क्राइटेरियाज है विच विल हेल्प यू टू डिसाइड कि आपको सेंट्रलाइजेशन लेना है या फिर डिसेंट्रलाइजेशन, ठीक है। नेक्स्ट इज 13th, रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज। क्या मतलब है इसका? फ्योल कहता है कि एम्प्लॉय मस्ट बी पेड फेयरली और एडुकेटली। फ्योल इंसिस्ट दैट an employee must be paid fairly and adequately। अगर आप उसको फेयरली और एडुकेट पे करेंगे, अगर आप किसी भी एम्प्लॉय को कैसे पे करेंगे, फेयर और सफिशिएंट, एडुकेट सैलरी देंगे आप उसको, ठीक है, तो वो क्या होगा, मोटिवेट होगा। एंड मोटिवेटेड एम्प्लॉय ऑलवेज कॉन्ट्रीब्यूट हिज बेस्ट। लेकिन अगर आप किसी एम्प्लॉय को कम सैलरी दे रहे हैं, कम सैलरी देंगे, तो वो क्या हो जाएगा, डीमोटिवेट, और अपना 100% नहीं देगा, उसका टर्नओवर, लेबर टर्नओवर भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो आपको उनको क्या देना है, फेयर पे करना है, एडुकेट पे करना है फॉर द स्टैंडर्ड ऑफ, मतलब वो अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छे से चला सके। उसके बाद अब फेयर वेज क्या होती है, ये कौन डिसाइड करेगा? फेयर वेज डिसाइड करने के लिए 3 फैक्टर्स हैं। नंबर 1, within the financial capacity, within the financial capacity of the company होना चाहिए। अब मान लो 2 फर्म्स हैं A और B, ये 2 लाख का प्रॉफिट कमा रही है, ये 50,000 का प्रॉफिट कमा रही है, और ये अपने एम्प्लॉय को 15,000 दे रही है, और ये अपने एम्प्लॉय को 25,000 दे रही है या फिर 30,000 दे रही है। तो इसके लिए ये फेयर है, इसके लिए ये फेयर है, तो अपनी फाइनेंशियल कैपेसिटी के अंदर देना है, ठीक है। नंबर 2, अकॉर्डिंग टू द मिनिमम वेज एक्ट ऑफ गवर्नमेंट, मिनिमम वेज एक्ट ऑफ गवर्नमेंट,
उन्होंने एक एक्ट निकाला है कि भाई इससे तो कम देनी ही देनी नहीं है, तो उस एक्ट को आपको कंसिडर करना पड़ेगा। और थर्ड, अकॉर्डिंग टू कॉम्पिटिटर्स, आप आफ्टर कंसिडरिंग द कॉम्पिटिटर्स यू कैन कंसिडर योर कॉम्पिटिटर्स, ओके, कि उनसे बेटर थे ताकि आप अपने एम्प्लॉय को रिटेन कर सकें। तो दीज आर द फैक्टर्स जो बताते हैं कि एक फेयर वेज क्या होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट है? एक लास्ट प्रिंसिपल और रह गई है, 14th प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन। प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन, तो लिख लीजिए। लिख लो, डिसिप्लिन does not only means command. Discipline does not only means rules and regulation, but it also includes clear and fair agreement, good superior at all level, judicious मतलब equal, application of penalty, code of following, code of conduct, fifth, fulfilling या फिर मीटिंग कमिटमेंट्स या फिर प्रोमिसेस। तो देखिए, डिसिप्लिन रूल्स एंड रेगुलेशन तो होता ही है, पर डिसिप्लिन खाली रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं होता। डिसिप्लिन का खाली मतलब रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं होता है। डिसिप्लिन होता है क्लियर एंड फेयर एग्रीमेंट, एग्रीमेंट क्लियर और फेयर होना चाहिए, गुड सुपीरियर होना चाहिए तीनों लेवल पे, जुडिशियस एप्लीकेशन ऑफ पेनल्टी, मतलब ए और बी हैं, दो लोग हैं, दोनों ने सेम मिस्टेक करी, ठीक है, लेकिन जस्ट बिकॉज ये पोस्ट पे बड़ा था, ये पोस्ट पे छोटा था, तो आपने इसको छोड़ दिया और इसको पकड़ लिया, हाँ भाई तू अच्छे से अच्छा खासा फाइन दे, ज़्यादा फाइन दे, ऐसा नहीं होना चाहिए। जुडिशियस इक्वल एप्लीकेशन ऑफ पेनल्टी, अगर सेम गलती कोई कर रहा है तो पेनल्टी भी आप उससे इक्वली लेंगे रिस्पेक्टिव ऑफ देयर लेवल, ठीक है। फोर्थ इज फॉलोइंग कोड ऑफ कंडक्ट, गाइडलाइंस वगैरह जो भी हैं आपको फुल्ली क्या करनी है, फॉलो करनी है। और वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इससे तो बहुत बार क्वेश्चन आता है, फुलफिलिंग कमिटमेंट। फुलफिलिंग कमिटमेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको तो ट्रिपल जितने स्टार दे दो कम है। मतलब क्वेश्चन में आता है ए है बी है, इसने इसको प्रॉमिस किया कि आप एक्स्ट्रा आर यहाँ पे काम करो और मैं आपको क्या दूंगा, एक्स्ट्रा वेज दूंगा। इसने एक्स्ट्रा आर काम भी कर लिया, पर बाद में इसने अपनी कमिटमेंट फुलफिल नहीं की, अपना प्रॉमिस फुलफिल नहीं किया, तो कौन सी प्रिंसिपल वॉयलेट हुई यहाँ पे, प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन इज वॉयलेटेड हेयर, ठीक है। तो कमिटमेंट से कोई भी क्वेश्चन आए कि कमिटमेंट से हटना, प्रॉमिस पूरा नहीं करना, तो वो कौन सी प्रिंसिपल का वॉयलेशन होता है, प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन। तो ये थी हमारी, ठीक है, करेक्ट नंबरिंग ही चल रही थी हमारी, एक प्रिंसिपल और रह गई है दैट इज इनिशिएटिव। नंबरिंग ठीक कर लेना, मुझे याद आया अब, लास्ट और 14th प्रिंसिपल है इनिशिएटिव। एक मिनट ठीक कर देती हूँ इसको, ये आपकी 13 थी, ये 12 है, ये 11 है, और वो 10 ही थी। चलिए आइए फटाफट से, इनिशिएटिव मीन्स क्या होता है, फटाफट लिख दीजिए। इनिशिएटिव
means taking first step with self motivation. Initiative means taking first step with self motivation. मतलब इनिशिएटिव कहती है कि आपको अपने एम्प्लॉयज़ को क्या करना है, एनकरेज करना है कि वो आगे बढ़ के खुद इनिशिएट करें। कि अगर आप कोई भी प्लान बना रहे हैं तो उनको एनकरेज करो कि वो आएँ, आपको क्या दें, अपने सजेशंस दें, अपने व्यूज़ बताएं, अपने आइडियाज़ दें, ठीक है। अगर आप उनसे पूछ कर कोई प्लान रखोगे तो दे विल कॉन्ट्रीब्यूट देयर बेस्ट, वो अपना 100% आपको देंगे, ठीक है। मतलब इनिशिएटिव होता है एनकरेज करना उनको कि वो खुद बढ़ के, खुद मोटिवेट होके क्या उठाएं, फर्स्ट स्टेप, इनिशिएटिव ले। इनिशिएटिव मतलब होता है टेकिंग फर्स्ट स्टेप विद सेल्फ मोटिवेशन। तो दो मैनेजर हैं, ए और बी, ठीक है। ये मैनेजर ऐसा है नेचर में कि ये सबको अपॉर्चुनिटी देता है कि आइए अपने मुझे क्या दीजिए, पॉइंट ऑफ व्यूज़ दीजिए, सजेशन दीजिए। और ये एक ऐसा नेचर क्या है, ये ना किसी के भी आइडियाज़ वगैरह लेना नहीं चाहता। कोई कुछ कहता है तो उनको और डांट देता है, ठीक है। कोई कुछ हल्की सी भी गलती करता है तो पेनल्टी उस पर इम्पोज करता है। तो बताइए जो सबॉर्डिनेट हैं किस केस में इनिशिएटिव लेंगे, इसके केस में इनिशिएटिव लेंगे या फिर इसके केस में इनिशिएटिव लेंगे। इन केस ऑफ ए दे विल टेक इनिशिएटिव, क्योंकि जो उनका मैनेजर ए है वो उनको क्या कर रहा है, एनकरेज कर रहा है। किस लिए एनकरेज कर रहा है कि आगे बढ़ो, अपने आइडियाज़ दो। और अगर उनके आइडियाज़ से उनको क्या होता है, बेनिफिट होता है, तो मैनेजर को उनको क्या देना चाहिए, रिवॉर्ड देना चाहिए, ताकि वो नेक्स्ट टाइम से और अच्छे उनको क्या दें, आइडियाज़ दें, ठीक है। तो इनिशिएटिव मतलब होता है अपने एम्प्लॉय को एनकरेज करना कि आइए अपने आइडियाज़ दीजिए, व्यूज़ बताइए, और अगर आपके व्यूज़ से हमें फ़ायदा होगा तो उनको उन्हें रिवॉर्ड भी देना चाहिए, ताकि नेक्स्ट टाइम से वो और अच्छे अच्छे आपको आइडियाज़ दें। पर एक बात और इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे, पर मान लो कोई इमरजेंसी है या किसी केस में बॉस ने एम्प्लॉय से बिना पूछे कोई प्लान बना लिया, तो उस केस में सबॉर्डिनेट उनके प्लान को डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकता। उस केस में सबॉर्डिनेट उनके प्लान को डिसरिस्पेक्ट नहीं करेगा। तब किसको कॉपरेट करने की जरूरत होगी, सबॉर्डिनेट को कॉपरेट करना है विद देयर बॉस। इज इट क्लियर? तो अगर आपसे कोई प्लान नहीं पूछ के बना रहा तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप डिसरिस्पेक्ट करेंगे या अननेसेसरी डिमांड्स रखेंगे, ऐसा नहीं है। तो इनिशिएटिव मतलब होता है टेकिंग फर्स्ट स्टेप विद सेल्फ मोटिवेशन, और आपको अपने एम्प्लॉय को इतना मोटिवेट करना है कि वो आएँ, आपको बढ़ के सजेशन दें, आइडियाज़ दें, और अगर उनके सजेशन से आपको बेनिफिट हो रहा है तो यू मस्ट गिव देम रिवॉर्ड, ताकि नेक्स्ट टाइम से वो आपको अच्छे अच्छे क्या दे, सजेशंस दे। तो ये जो चीज़ें मैंने पढ़ाई मैं पूछूंगी, क्योंकि टेलर के प्रिंसिपल में कुछ कुछ चीज़ें रिपीट होंगी, ठीक है। तो ये 14 प्रिंसिपल्स थी हमारी जो हमने पढ़ी हैं आज, ठीक है। सो आई होप ये वीडियो लेक्चर आपके लिए प्रोडक्टिव हो, यूजफुल हो, एंड फॉर मोर सच वीडियो प्लीज़ लाइक, follow my channel, subscribe also, share also. Thank you.